हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए हिंदी के टॉप 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, आप लोगों का एग्जाम 8 जून से स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों का एग्जाम 22 जून तक चलने वाला है। तो जिस बच्चे का एग्जाम लास्ट में है उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये 60 के 60 प्रश्न याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पे मैं ये 60 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आया हूं। तो आप लोग ये 60 प्रश्न को याद करके जरूर जाना और आप लोग ना वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको फायदा होने वाला है। ऐसे बीच में छोड़ के जाओगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, बस आपका टाइम बर्बाद होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद बताइएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? जब भी आपके पास ना शुद्ध और अशुद्ध पहचानने के लिए आए तो सबसे पहले आपको चारों ऑप्शन को बहुत ही धीरे धीरे ध्यान से पढ़ना है। तो ऑप्शन ए क्या है? पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। हमको तो सही लग रहा है, देखेंगे। पहले ऑप्शन बी पढ़िए, तब शायद वह अवश्य जाएगा। ये गलत है। कैसे? कभी भी शायद के साथ अवश्य नहीं लगता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी को पढ़िए, यह बात कोई को मत कहना। गलत है। यह बात कोई नहीं किसी को मत कहना, यह भी वाक्य गलत हो गया। सड़क में भीड़ जुट गई। सड़क में भीड़ नहीं जुटता है, सड़क पर भीड़ जुटती है। तो यह भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। राइट आंसर क्या? तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। मैंने कहा पत्थर, पत्थर का मतलब कोई भी चीज कठोर चीज, और मुलायम, तो पत्थर और मुलायम ये दोनों क्या है? एक दूसरे की अपोजिट है। तो जहां भी अपोजिट दिख जाए आपको उसको कहते हैं विरोधाभास अलंकार, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं यमक अलंकार, तो यमक अलंकार में क्या होता है? एक शब्द ना 2 बार आता है। और श्लेषम अलंकार का मतलब होता है चिपका होना। श्लेषम अलंकार में लास्ट में 2-3 शब्द अलग अलग आते हैं कोमा लगा लगा के, और सभी के अलग यानी कि अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। रूपक अलंकार क्या कहता है? जहां उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, अभेद हो, मतलब उपमेय और उपमान को एक बताया जाए, वह रूपक अलंकार होता है। आप लोग ना जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं ये भी याद करते चलिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे उसे साहित्य में डेस कहा जाता है। यानी कि जो काव्य के अर्थ और शब्द में चमत्कार ला देता है उसको ना अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार का मतलब ही होता है आभूषण, यानी कि ये वाक्य को जो है ना चमत्कार ला देता है, सुशोभित कर देता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? जो संज्ञा का काम करता है उसको संज्ञा पदबंध, जो विशेषण का काम करता है उसको विशेषण पदबंध, जो सर्वनाम का काम करता है उसको सर्वनाम पदबंध, और जो क्रिया का कार्य करेगा उसे क्रिया पदबंध कहेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, क्या है? बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, मैं सबसे पहले आप एक एक ऑप्शन को छांटते चलेंगे। उपमा अलंकार का ट्रिक कहता है कि जहां पे आपको दिख जाए में सा सी से के सरीस सम दिखा नहीं तो उपमा अलंकार नहीं होगा। यमक अलंकार कहता है जहां पे एक शब्द 2 बार दिख जाए, तो यहां पे एक शब्द 2 बार दिखा नहीं तो यमक अलंकार भी नहीं होगा। इसमें ना श्लेषम अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेषम अलंकार। जो रहीम गति दीप की
कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरे होए। यहाँ पे दो तीन शब्द अलग अलग है और इसका अर्थ भी अलग अलग है, इसलिए ये हो जाएगा सलेस्म अलंकार। अगर पूछा जाए सलेस्म का अर्थ क्या होता है, चिपका होना होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, बताइएगा। रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, अभिनव गुप्त को, मम्मट को, भरत मुनि को या भातृहरि को। तो रस सिद्धांत का प्रवर्तक भरत मुनि को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या कितनी, तो 8 होती है। कितनी, तो 8 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार नहीं, किसी दूसरे के अनुसार, तो आप बताइएगा अस्थाई भावों की संख्या 9 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अपलक नभ नील नयन विशाल में कौन सा अलंकार है। मैंने कहा आप लोग पहले छाटना स्टार्ट कीजिए। अनुप्रास अलंकार क्या कहता है, जहां पे फोटोकॉपी दिखे, तो यहां पे देखिए एक वर्ण की आवृत्ति तो नहीं हो रही है ना, नहीं, तो यहां पे अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। मैंने कहा यमक अलंकार, देखिए यमक अलंकार क्या कहता है, यहां पे यमक अलंकार कहता है एक शब्द 2 बार चाहिए, तो एक शब्द 2 बार भी नहीं है। उपमा अलंकार कहता है सासी सी के समान, उपमा अलंकार भी नहीं है। इसमें ना रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है इसमें। अपलक नभ नील नयन विशाल, इसमें रूपक अलंकार है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध देखना है। तो सबसे पहले आप पूरा ऑप्शन पढ़िए। गया में दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, तो अही वाला हमको लगता है ये अशुद्ध है। क्यों, याद रखिएगा, देखिए मेरा ट्रिक, कभी भी दर्शनीय के साथ देखना नहीं आता है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा अशुद्ध वाला वाक्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वज्रायुद्ध में कौन सा समास है, बताइएगा। वज्रायुद्ध यानी कि वज्रायुद्ध माने वज्र किसके हाथ में होता है, इंद्र भगवान। तो यहां पे जब एक शब्द से दूसरे का बोध हो उसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो वज्रायुद्ध में बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है, तेजस एक्सप्रेस हवा से बातें करती है, इस वाक्य में हवा से बातें करना का क्या अर्थ होता है। माने जो तेजस एक्सप्रेस जब चलती है तो हवा से बातें करती है। हवा से बातें करने का मतलब क्या होता है, आपको ये बताना है। मतलब बहुत तेज दौड़ना नहीं, कहता है कि ये वाला गाड़ी हवा से बातें करती है। हवा से बातें करती मतलब क्या, बहुत तेज चलती है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर सवाल, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध मैंने बोला ना, आपको सबसे पहले चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन ए को पढ़िए, तुमने अपनी कलम खो दी। अगला है उसके आंख से आंसू निकल पड़ा। अगला देखिए, वह अपने आप चल तो जा रहा था। वह अपने आप चल तो जा रहा था, हमको तो लग रहा है कि यही वाला गलत हो जाएगा। वह अपने आप चलते जा रहा था, ये होना चाहिए था ना, चलते जा रहा था, ये होना चाहिए। उसके आंख से आंसू निकल पड़ा, उसके आंख से आंसू निकल पड़ा नहीं, आंसू देखिए बहुवचन होता है, तो निकल पड़ा नहीं, पड़े, निकल पड़े। तो ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। जब 2 गो गलत हो ना, तो आपको देना है फर्स्ट वाले ऑप्शन को प्रायोरिटी, यानी कि जो सबसे ऊपर होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, बताइएगा। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, पंडित जगन्नाथ, तुलसीदास, भरत मुनि या आचार्य विश्वनाथ। तो याद रखिएगा कौन है, आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता आचार्य विश्वनाथ है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर सवाल, यह जीवन क्या है, निर्झर है में कौन सा अलंकार। मैंने कहा उपमा अलंकार नहीं होगा, क्योंकि उपमा अलंकार में चाहिए सासी सी के समान। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति नहीं हो रही है। अतिशयोक्ति अलंकार जहां बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए, तो यहां बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं बोला गया है, तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। यह जीवन क्या है, निर्झर है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। अब देखिए गद्यांश वाला सवाल, तो जब भी आपके पास गद्यांश वाला सवाल हो ना, तो सबसे पहले ऑप्शन यानी कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए कि पूछ क्या जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है गद्यांश में वर्णित
प्रसिद्ध नदियां निम्न में कौन सी है? तो प्रसिद्ध नदियां कौन सी है जिसका गद्यांश में उल्लेख किया गया है? तो आपको गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। देखिए, गंगा यमुना का भी किया गया है, नर्मदा ताप्ती का भी किया गया, कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्र में शोभा बढ़ाती है। मतलब ये सभी नदियों का वर्णन किया गया है, गंगा का भी, गोदावरी का भी, यमुना का भी। तो राइट आंसर होगा, हो जाएगा उपरोक्त सभी, माने सभी नदी का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नीरब का संधि विच्छेद होगा, बताइएगा। देखिए नीरब, तो नीरब का संधि विच्छेद नि जोड़ रब, नीरब, तो नीरब का संधि विच्छेद हो जाता है निह जोड़ रब, क्या हो जाएगा? नीरब। और नीरब में विसर्ग संधि है, कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अनुशासन शब्द का विशेषण, तो अनुशासन का विशेषण क्या हो जाएगा जी? अनुशासित, क्या हो जाएगा? अनुशासित। अगला क्वेश्चन है द्रुत, विलंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है, बताइएगा। तो द्रुत विलंबित, इसमें 12 वर्ण पाया जाता है द्रुत विलंबित में, सवैया में 22 से 26 वर्ण पाया जाता है। तो द्रुत विलंबित और जो सवैया है ना, इसमें ये बार्निक छंद है। कौन सा छंद है? बार्निक छंद। द्रुत विलंबित और सवैया बार्निक छंद है। द्रुत विलंबित में 12 वर्ण और सवैया में 22 से 26 वर्ण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर सवाल, छछूंदर के सिर पर चमोली का तेल, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, नहीं बोलता है कि जब किसी के आने की, मान लीजिए कोई आदमी ऐसा है, उसके हाथ में दे दीजिए आप इतना सारा पैसा, गरीब आदमी को इतना सारा पैसा, तो उसी को बोलते हैं छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। माने वो नीच आदमी के सुंदर वस्तु की प्राप्ति, नीच आदमी को सुंदर वस्तु की प्राप्ति हो जाना, मतलब छछूंदर के सिर पर चमोली का तेल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर सवाल, कहती हुई यो उत्तरा की नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा आप लोग वाक्य पर ध्यान नहीं दीजिए, ट्रिक पर ध्यान दीजिए। यहां पे दिख गया आपको मानो। आप लोग अगर मेरा वीडियो शुरू से देखते आ रहे होंगे ना, तो आपको ये सभी ट्रिक पता होगा। जहां पे दिख जाए मानो, उसको बोलते उत्प्रेक्षालंकार। फिर से सुन लीजिए उत्प्रेक्षालंकार का ट्रिक, जनु जानो जनहू, मनु मानो मनहू, ईब खलू जाग पड़ता जान पड़ता, जयो, जहां भी ये शब्द दिख जाए उसको कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन, घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घर बसाना यानी कि शादी ब्याह कर लेना, नहीं बोलता है शादी ब्याह करके अब जो है घर बसा लेना चाहिए सबको, तो यानी कि घर बसाना मतलब शादी ब्याह करना, मतलब ब्याह करना हो जाएगा, विवाह करना। अगला क्वेश्चन है रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य? देखिए जहां भी आपको दिख जाए द्वारा, क्या दिख जाए? द्वारा, उसको बोलते हैं कर्मवाच्य। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, इसमें कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य हो जाए। अगला क्वेश्चन, अलंकार का वह प्रकार जहां ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं वरन अनेक अर्थ हो, कौन सा अलंकार कहलाता है? मतलब एक अर्थ ना अनेक अर्थ हो, तो जब अनेक अर्थ होता है ना जी, उसको सलेस्म अलंकार कहते हैं। सलेस्म का मतलब होता है चिपका होना, याद रखिएगा। 24वां नंबर सवाल है, अविदा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ को जो शक्ति व्यक्त करती है उसे कौन सी शक्ति कहते हैं? तो उसको कहते हैं व्यंजना कहेंगे। कौन सी कहेंगे? व्यंजना कहेंगे। देखिए मैंने कहा आपसे एक घर में तीन सॉरी मैंने कहा आपसे कि एक घर में 3 भाई है। अब मान लीजिए एक घर में 3 भाई है, राम लक्ष्मण और श्याम। अब मैंने कहा आपको कि एक समान ना आपको उसके घर में एक भाई को देना है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप ना राम और लक्ष्मण को नहीं दीजिएगा, तो आप किसको दीजिएगा? 3 गो भैवे है, राम लक्ष्मण श्याम। हाँ, और हमने आपको बोल दिया कि आप ना राम लक्ष्मण को नहीं दीजिएगा, किसको दीजिएगा? तो आप एगो बचा कौन? श्यामे ना बचा, तो श्याम को दीजिएगा। तो यहां पे बोला गया था 24 नंबर सवाल में कि अविदा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ को, मतलब
अविदा भी नहीं होना चाहिए, लक्षणा भी नहीं होना चाहिए। जो अर्थ को व्यक्त करता है उस शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति का तीन गो भेद होता है, अविदा, लक्षणा और व्यंजना। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया गया है अविदा और लक्षणा नहीं, तो कौन होगा? व्यंजने ना होगा। समझिए आप बहुत ही अच्छा से। अगर आपसे पूछा जाए शब्द शक्ति के कितने भेद, तो 3 भेद। क्वेश्चन को समझेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। 25वां नंबर सवाल है, धनहीन में कौन सा समास है? बताइएगा। धनहीन, मैंने कहा धन से हीन, मतलब तत्पुरुष समास है। धन से हीन कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, उनमें कौन सा अलंकार है? बताइएगा। तो मैंने कहा इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए, मधुर मधुर, मधुर मौ का आवृत्ति हो रहा है तो इसको बोलेंगे अनुप्रास अलंकार, फोटोकॉपी। यमक अलंकार क्यों नहीं होगा? यमक अलंकार कहता है एक शब्द 2 बार आए। यहां तो मधुर मधुर 2 बार आया, लेकिन अर्थ भी अलग निकलना चाहिए। लेकिन यहां मधुर मधुर, मधुर मधुर माने दोनों का अर्थ एक ही है कि मधुरे है, तो अर्थ एक ही हो तभी यमक अलंकार नहीं होता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 27वां नंबर सवाल, मनहु उमिंग अंग अंग छवि छलके तुलसी की, इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? बताइएगा कौन सी शब्द शक्ति है? तो देखिए, मनु मनु अंग छवि छलके तुलसी की, तो इसमें ना अगर हम बात करें शब्द शक्ति तो व्यंजना शब्द शक्ति है। अविदा जो फेमस अर्थ देता है। अगर आपसे पूछा जाए व्यंजना शब्द शक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया जाता है, तो श्लेष्म अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर सवाल, रमन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? देखिए, रमन में होता है गुरु, रमन में होता है गुरु, फिर होता है लघु और फिर होता है गुरु, मतलब 2 गुरु 1 लघु, लघु सॉरी गुरु लघु गुरु, तो ये होता है रगन में। अगला क्वेश्चन है 29वां नंबर सवाल, राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता, वाक्य का प्रकार बताइए। यानी कि अगर वो मेहनत करता तो अच्छा परिणाम मिलता, तो इसको बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? एक वाक्य यानी कि दूसरा पर निर्भर करता है। मैंने कहा उसको अच्छा परिणाम कब मिलता? जब वो अच्छा मेहनत करता, मेहनत करेगा तभी तो अच्छा परिणाम मिलेगा। तो अच्छा परिणाम दूसरा पर निर्भर किया, तो जब एक वाक्य दूसरा पर निर्भर करे तो वहां पे होता है संकेतवाचक। मैंने कहा बारिश ना होती तो मैं स्कूल जाता, तो बारिश अगर ना होती तो मैं स्कूल जाता, तो बारिश हो गया स्कूल नहीं जाएंगे। यानी कि एक वाक्य दूसरा पर निर्भर किया तो वहां पे संकेतवाचक वाक्य। संदेह में संदेह होता है, विस्मयवाचक वाक्य में आपको ये वाला चिन्ह देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 30वां नंबर सवाल है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइएगा। पंचम, तो देखिए अगर आपसे एक संधि पूछे ना तो सबसे पहले प्लस ट्रिक। देखिए प्लस ट्रिक क्या कहता है, अगर मान लीजिए कि आप अगर यहां से प्लस को हटाते हैं, क्या हटाते? प्लस को हटाते हैं और इसको पूरा जोड़ देते हैं। प्लस को हटा के आप क्या करते हैं कि इसको पूरा जोड़ देते हैं, तो पंचम वही शब्द मिल जाए ना, तो ये वाला कभी ऑप्शन नहीं होता है। अगर मान लीजिए प्लस को यहाँ से हटा दिए, फिर अगर प्लस को हटा दिए, अगर इसको जोड़ देंगे तो देखिए अही वाला शब्द मिल जाएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो प्लस ट्रिक से 2 को खत्म। पन जोड़ चम ये भी नहीं होगा, पमचम, पम जोड़ चम ये होगा इसका सही संधि विच्छेद। तो 30 सवाल हो चुके हैं, अभी 30 सवाल और करने हैं। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा हो तो ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर समझ में आ रहा हो तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, तो क्योंकि इससे आपको ना बहुत ही बेनिफिट होगी जब आप एग्जाम यानी कि देने जाएंगे, तो यहीं से क्वेश्चन लड़ेंगे आपके एग्जाम में, आप लोग देखिएगा। अब चलिए 30 सवाल और रह गए, 30 सवाल हमें करने हैं। पहला सवाल है, स्वर संधि का उदाहरण है, बताइएगा। स्वर संधि का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो कौन हो जाएगा? विद्यालय, विद्या जोड़ आलय विद्यालय, इसमें स्वर संधि है। विद्यालय में कौन सा संधि? स्वर संधि। और स्वर में भी कौन सा? तो दीर्घ स्वर संधि है विद्यालय में। अगला क्वेश्चन, परमात्मा में कौन सी संधि? पर जोड़ आत्मा, परमात्मा, तो परमात्मा,
परमात्मा में दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है, आम के आम गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? देखिए, दोहरा लाभ, यानी कि आम भी बिक जाए और उसका गुठलियों का भी दाम मिल जाए, मतलब दोहरा लाभ। कितना लाभ? दोहरा लाभ को बोलते हैं आमों के आम गुठलियों के दाम। आप लोग सुने होंगे गांव घर में। चौथा नंबर सवाल है, औषधि शब्द क्या है? तो औषधि को बोलते हैं तत्सम शब्द। औषधि क्या है? तत्सम शब्द। जितने भी संस्कृत वाला शब्द दिखे ना, तत्सम शब्द, और हिंदी वाला तद्भव होता है। अगला क्वेश्चन, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा, शब्दालंकार के 5 भेद। अलंकार के 2 गो भेद होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और शब्दालंकार के 5 गो भेद होता है। अगर पूछे कौन कौन, ये पूछा जाता है कि बताइए कौन शब्दालंकार ना है, तो शब्दालंकार के 5 भेद होता है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष्म अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विपसा अलंकार होता है। छठा नंबर सवाल है, काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति न होता है ना, उसके सामने आप किताब धर दीजिए, उसको दिखेगा अरे ये काला अक्षर भैंस बराबर है। जब उसको पढ़ने ना आएगा तो लिखा रहेगा का लिखल है साक्षर जी, क्या लिखल है ज्ञानी, उसको समझे में ना आएगा कि सब की लिखल है। मतलब काला अक्षर वो भैंस बराबर समझेगा, मतलब निरक्षर होना। निरक्षर का मतलब होता है पढ़ा लिखा न होना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर सवाल, रूपक अलंकार पहचानिएगा। देखिए, रूपक अलंकार का मैं आपको ट्रिक देता हूं। तो रूपक अलंकार कहता क्या है कि जहां उपमेय और उपमान में अभेद बताया जाए, ठीक है ना, तो सबसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। सीता का मुख मानो चंद्रमा है, मानो दिख गया तो ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ये वाला गलत हो गया। माया दीपक नर पतंग, काली घटा का घमंड घटा, देखिए घटा घटा दूगो एक ही, जब एक शब्द 2 बार दिख जाए तो इसमें यमक अलंकार होता है, ये भी गलत। बिमल बानी ने बीना ली, तो यहां पे देखिए बो, तो बो का फोटोकॉपी हो रहा है, माने वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो यहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो माया दीपक नर पतंग, इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। माया दीपक नर पतंग, इसमें क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। 8वां नंबर सवाल है, व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति के होता है, 2 गो भेद होता है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो व्यंजना के भेद के अंदर कौन आएगा? आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना होता है तो शाब्दी भी मारते हैं, लेकिन एक एक ना रहेगा। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर सवाल है, पहले से बहुत तेज दौड़ा, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? यानी कि ये जो काला वाला दिख रहा है ना, बहुत तेज दौड़ा, मैंने कहा दौड़ना। दौड़ना क्या है? क्रिया। अब क्रिया की विशेषता बतला रहा है, क्या? तेज, तो ये हो गया विशेषण। लेकिन तेज की भी विशेषता है कि वह बहुत तेज दौड़ा, मतलब ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण पदबंध है। यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण, वो क्रिया की विशेषता बहुत तेज दौड़ा, तो इसको बोलते क्रिया विशेषण पदबंध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइएगा। इसमें कौन सा अलंकार है? तो अगर इसमें पूछा जाए तो इसमें व्यंजना अलंकार, अलंकार नहीं, इसमें शब्द शक्ति पूछा गया तो व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा। क्यों? देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति में कौन सा अलंकार? श्लेष्म अलंकार का प्रयोग होता है। अगर आप देखेंगे इस वाक्य में अगर अलंकार पूछता तो श्लेष्म अलंकार हो जाता। मोती मानुष चून, इसके अलग अलग अर्थ होते हैं, तो अलग अलग अर्थ तो श्लेष्म अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, जयो जयो वृद्धि होत, तयो तयो स्वस्थ होत, जात ज्योति जगमग, कंद भार हिंद को संभारे है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जरा ये बताइएगा। मैंने कहा आप लोग वाक्य को ध्यान से पढ़िए। जयो जयो वृद्ध होत, वृद्ध माने बूढ़ा हो रहा है, तयो तयो स्वस्थ हो रहा है माने जवान हो रहा है। एक तरफ बोला जा रहा है बूढ़ा हो रहा है और एक तरफ बोला जा रहा है स्वस्थ हो रहा है माने जवान हो रहा है। एक दूसरे का अपोजिट नहीं दिख रहा है आपको? अपोजिट है तो आंख मूंद के मार दीजिए विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार अपोजिट में होता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर सवाल है, चंचल शब्द में चमनस्वर वर्ण में कौन सी मात्रा है? जहां भी दिख जाए आपको अंशवर,
चमेंसवर, ममेंसवर, इसमें गुरु होता है। कौन सा होता है? गुरु होता है। अगला क्वेश्चन, दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा, तो देखिए दही में बड़ा, दही में बड़ा, तो दही बड़ा, इसमें कर्मधारय समास है। और कौन सा कर्मधारय समास? मध्य पद लोपी कर्मधारय समास। दही में बड़ा कौन सा कर्मधारय समास? मध्य पद लोपी समास हो जाएगा दही बड़ा। अगला सवाल है, गरामगत में कौन सा समास है? देखिए गरामगत, मैंने कहा गरामगत, गराम में रहने वाला, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला सवाल है 15वां नंबर सवाल, देखिएगा बहुत ही ध्यान से। 15वां नंबर हमसे सवाल क्या कहता है? पूलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोक से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन की झोंकों से। इसमें कौन सा अलंकार है जरा ये बताइएगा। मैंने कहा आपसे ध्यान से पढ़िए, यहां पे आपको ट्रिक देखने को मिलेगा। मानो, मानो किस में होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, तो मार दीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार आंख बंद करके। अगला सवाल है 16वां नंबर सवाल है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में निम्न में कौन सा प्रकार नहीं? मैंने कहा जी संरचना या रचना, अगर आपसे पूछा जाए संरचना या रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद, तो याद रखिएगा आप लोग कि संरचना या रचना के आधार पर ना वाक्य के 3 भेद होता है। कितना भेद? 3 भेद। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो बोला संरचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद ना होगा? आज्ञार्थक वाक्य। अगर आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो याद रख लीजिएगा 8 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो वाक्य के 2 गो अंग होता है, उद्देश्य और विधेय। अगर आपसे पूछा जाए वाक्य के तत्व कितने होते हैं, तो वाक्य के 6 गो तत्व होता है। अच्छा से याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। 17वां नंबर सवाल, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य बताइएगा। मैंने कहा आपसे जहां पे आपको दिख जाए द्वारा, द्वारा, तो उसको बोलते कर्मवाच्य। अगला सवाल, अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव होता है बताइएगा। अद्भुत रस में कौन सा अस्थाई भाव होता है? तो अद्भुत, अद्भुत रस में ना कौन सा स्थायी भाव होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो विस्मय होता है। अद्भुत रस में विस्मय अस्थाई भाव होता है। 19वां नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैंने कहा अगर आपसे अशुद्ध पूछे तो सबसे पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तुझे क्या चाहिए, सही लग रहा है। दूध में कौन गिर गया, ये गलत है जी, ये तो देखिए गलत लग रहा है। दूध में कौन गिर गया, कौन प्रयोग होता है सजीव के लिए। अब दूध में जानवर गिरेगा जी, दूध में क्या गिर गया। अब आप देखिए, आप बोलेंगे कि अगर मान लीजिए कि दूध में कीड़ा गिर गया, तो कीड़ा भी तो सजीव है, लेकिन क्या अगर छोटा छोटा चीज गिरे ना, उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो दूध में क्या गिर गया ये होना चाहिए, गलत है। तो हमको अशुद्ध बोला, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर। अध, देखिए आधार में अध उपसर्ग है नहीं, अपमान में अप उपसर्ग है। अपमान में क्या अप उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा अपमान में अप उपसर्ग है, मतलब ये वाला सही है। अब देखिए गद्यांश वाला है। मैंने कहा जब भी आपको गद्यांश पढ़ने के लिए आए, क्वेश्चन बनाने के लिए आए, तो सबसे आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए कि पूछ क्या रहा है। पढ़िएगा, भारत माता के सपूत किसे कहा गया है। पढ़िए, भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्ण गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्र की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार
इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। यहाँ पे देखिए आप कौन सा मिल गया, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। तो बोला गया है भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? हिंदू धर्म के लोगों को ना जी, इस्लाम धर्म के लोगों को ना जी, सिख धर्म के लोगों को ना जी, सभी धर्मों के लोगों को कहा गया है भारत माता का सपूत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये रिपीटेड सवाल है। 22वां नंबर सवाल क्या है देखिएगा, अपलक नव नील नयन विशाल में कौन सा अलंकार है? बताइएगा, इसमें बताइएगा कि कौन सा अलंकार है। मैंने आपको बताया था इसमें रूपक अलंकार होता है। अपलक नव नील नयन विशाल, इसमें रूपक अलंकार है। तो कोई नहीं हो जाएगा इनमें से, क्योंकि रूपक अलंकार ऑप्शन में ही नहीं है। 23वां नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने कहा शुद्ध अशुद्ध पहचानिए। सबसे पहले ऑप्शन पढ़िए। यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता। शुद्ध पूछा है ना, तो यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता। देखिए, सकना और संभव नहीं ये कभी साथ नहीं आएगा, तो गलत। आजकल वहां काफी सुरगर्मी दृष्टिगोचर है, दृष्टिगोचर ये भी गलत है। 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला, ये सही है। शुद्ध वाक्य पूछा है तो ये सही है। 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला, सही है। 24वां नंबर सवाल है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? बताइएगा, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ये किसकी रचना है? तो आचार्य वामन की रचना है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति आचार्य वामन की रचना है। अगर पूछा जाए काव्य गुणों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य वामन को। आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या कितना माना? तो 20 माना। 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण होता है। काव्य गुण होता कितना है? 3 गो होता है। बहुत सारे विद्वान ने 3 माने, तो 3 गो होता है। प्रसाद गुण, माधुरी गुण और ओज गुण होता है। 25वां नंबर सवाल पढ़िए, किसी वार्णिक छंद में प्रत्येक चरण में तगन, भगन, जगन, जगन और 2 गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं, तो कौन सा होता है? मैंने कहा जितने भी जगन है, तगन है ना, उसमें होता है 3 गो वर्ण होता है। तो जगन में 3 गो वर्ण हो जाएगा तगन में, और 3 गो भगन में। 3 3 6, 3 9, 3 12 और 2 गो 14। 2 गो गुरु है ना, 14। 14 किस में होता है? सवैया में 22 से 26, मांदा क्रांता में 17 और बसंत तिलका में 14। तो 14 वर्ण न था, तो बसंत तिलका में हो जाएगा 14 वर्ण। अगला सवाल है, जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, कौन सा अलंकार है? मैंने कहा आंख लगना और आंख ना लगना एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है। तो जहां भी विपरीत दिख जाए आंख मूंद के मारिएगा, विरोधाभास अलंकार। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, सड़ सुधीरी सतसंगत पाई, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैंने कहा आप वाक्य पर ध्यान दीजिए। क्या? स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। वर्ण की आवृत्ति क्या? अनुप्रास अलंकार। जहां पे वर्णों की आवृत्ति होना जी, उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अब देखिए 28वां नंबर सवाल है, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको लग रहा है शुद्ध वाला, सॉरी अशुद्ध वाला वाक्य पहचानना है। ये देखिए, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये गलत है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाएंगे जी? खरगोश को काटेंगे काहे? गाजर को काटकर खरगोश को खिलाना है, तो ये वाला अशुद्ध है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। बहाती पागल हो गया, सही है। यहाँ गाय का ताजा दूध मिलता है, सही है। किसान के खेत में जंगली जानवर आ गया, ये भी सही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर है 29, बिरा है अथवा या वरदान, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैंने कहा बिरा है अथवा या वरदान, या फिर मैंने आपसे कहा सांप है या रस्सी, मन हमको संदेह है, तो इसको बोलते हैं संदेह अलंकार। क्या बोलते हैं? संदेह अलंकार, जहां पे संदेह हो। और आज के वीडियो का लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल मैं आपको ये होमवर्क में देना चाहूँगा। देखते हैं कि कोई भाई बहन कौन कमेंट करता है मेरे वीडियो के नीचे, और जिसका कमेंट आएगा वीडियो में, मैं उसका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। तो आप लोग इसका जवाब ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कि कौन सही जवाब देता है।
जी चुराना मुहावरे का अर्थ बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना जी। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा जी चुराने मुहावरे का अर्थ। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोग बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और भाई अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, मेरे भाई बहन थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइब करके आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।